हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में, और जिसमें हम जो है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 के बारे में करेंगे। और साथ ही जो है वो ITR-1 जो है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम करेंगे कि ITR-1 जो है जिस पर्सन की कोई बिजनेस इनकम नहीं है वो अपनी जो है वो सिंपल सी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन फिल करके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमें उस वेबसाइट एड्रेस का पता हो। तो अदरवाइज़ आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, या इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिखेंगे तो वो आपको इसी लिंक पर पहुंचा देगा। बट अदरवाइज जो है हमारे पास वेबसाइट का जो एड्रेस है दैट इज़ incometaxindiaefiling.gov.in। तो इस एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका जो है वो इनकम टैक्स ई फाइलिंग का होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और इस होम पेज में जो है आप देख रहे होंगे कि एक आपके पास एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जस्ट कंटिन्यू टू होम पेज करना है, और कंटिन्यू टू होम पेज करने के बाद ये आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि दो तीन ऑप्शन है आपके पास। एक है रजिस्टर यूर सेल्फ, लॉग इन हेयर एंड फॉरगॉट पासवर्ड, कि इनकेस कि अगर आपने जो है वो नया अकाउंट बनाना है तो आपको जो है वो रजिस्टर यूर सेल्फ करना पड़ेगा। और उसमें रजिस्टर यूर सेल्फ में जो है आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद जो है वो कि आप किस तरह का यूज़र टाइप है आपका, फिर आपका पैन नंबर क्या है, आपकी जो है वो बेसिक डिटेल्स आप उसमें एंटर करेंगे। और उन डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप एंटर करते चलाएंगे। पैन नेम, पैन नंबर, सर नेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर जो है कुछ और बेसिक डिटेल्स आप इसमें डालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्रिएट हो जाएगा। बट इन केस कि अगर आपका जो है वो अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप जो है यहाँ पर इसमें लॉग इन हेयर पे क्लिक करेंगे। इन केस कि अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो उस पासवर्ड को आप रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर हमें लॉग इन करना है तो जस्ट हमें यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन हेयर पे क्लिक किया आपने, तो जैसे ही आप लॉग इन हेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो है वो एक स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। और इस स्क्रीन में क्या करना है कि आपको अपना जो है वो यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये जो कैप्चा आपके पास दिखाया हुआ है इसको सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पर आपने इसको टाइप कर देना है। और आपने उसके बाद जो है वो लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जब आपने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपका इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड में या जो स्क्रीन पर जो है आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आते हैं डैशबोर्ड का, माई अकाउंट, ई फाइलिंग, ई प्रोसीडिंग, ई निर्वाण। तो हम जो है वो आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में कर रहे हैं कि कैसे हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास ITR-1 का दो जगह से आ सकता है। या तो आपको ई फाइलिंग पे क्लिक करना है, ई फाइलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं, तब आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इसके ऊपर क्लिक करें, तब भी आपके पास वो जो है वो सेम स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो लगभग इस तरह की एक स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। इसमें आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। पैन नंबर जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने एंट्री की थी उस पैन नंबर से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो पैन नंबर ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्ड यहाँ पे आएगा। देन आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो आपको बताइए कि प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की होती है उससे नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल ईयर उसमें आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, और वो आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा असेसमेंट ईयर जिसके लिए हम आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे दैट इज़ 2020 एंड 2021। तो 2020 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न हम भर रहे हैं ITR-1। जो सिंपल सैलरीड पर्सन हैं उसके लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। देन सबमिशन, इसकी सबमिशन जो है हमने करनी है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो अगर आप जो है वो ऑनलाइन अपनी सभी डिटेल्स भरना चाहते हैं और उसको रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और एक दूसरा ऑप्शन भी रहता है अपलोड XML। तो इसमें क्या है कि इनकम टैक्स वेबसाइट पर कुछ यूटिलिटी है, एक्सेल की यूटिलिटी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन उसको फिल करके उसको जो है एक्सेल फाइल को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है। तो आपने क्या करना है कि हमें जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फिल करना है। तो हमने क्या किया, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो है वो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें रहेगी कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और पैन के डाटाबेस से जो है वो आपका एड्रेस, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आपकी ले ली जाएगी उसमें से। तो ये जब आपने डिटेल्स डाल दी हैं इसके बाद आपके पास जो है एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, और उस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछ लेगा कि आपका जो वो प्री फिल्ड डाटा इन्फॉर्मेशन जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। जो भी आपका डाटा है, चाहे उसमें एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है,
आधार नंबर है, तो वो बेसिक डिटेल्स जो है वो प्री फिल्ड रहती है, ताकि ये आपसे कंसेंट ले लेता है कि वो प्री फिल्ड डिटेल्स है उसको आपने चेक कर लेना कि अगर आप उसको रिटर्न को सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से पहले आप उसको चेक कर लें कि आपने वो डिटेल्स सही भरी हैं। तो आप बाद में ऐसा ना कहें कि जी ये डिटेल्स जो है वो पहले से भरी हुई थी, इसको मैंने चेक नहीं किया, करेक्ट नहीं किया। तो इसमें क्या है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्री फिल्ड डिटेल्स है उसको जो है आप उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी नेसेसरी करेक्शंस हैं वो आप उसमें कर देंगे। तो यहाँ पर इसके जो डायलॉग बॉक्स है इसके पीछे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पे कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल्स, इन केस कि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपके कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं, और उसमें से जिस भी बैंक अकाउंट में आप जो है वो चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट किया जाए तो उस आप अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, और इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं पहले कि ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, और कि आपको जो है कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है कि यहाँ पे रुपीज़ में रहेगी, डेट का ये फॉर्मेट रहेगा, इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल्ड रहेगी। तो ये जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेन इनकम टैक्स रिटर्न जो हमने फाइल करनी है उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें उसमें फाइल करनी होती है, या कौन कौन से कॉलम्स जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं जिनको हमें भरना है ताकि हम अपने रिटर्न को सबमिट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें पार्ट ए जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन जो है हमें भरनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, और अगर आपने आधार से अपना रजिस्टर कराया है अपने आप को तो उसमें अगर आपका आधार नंबर नहीं आया तो उसकी एनरोलमेंट आईडी, देन डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना फिल करना है, उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस, और फिर आपका जो एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस जो है यहाँ पर आप भर सकते हैं। इन केस कि आपका प्री फिल्ड है तो प्रीवियस रिटर्न से भी आप उसको पिकअप कर सकते हैं, या फिर आपका जो आधार का डाटाबेस है आप उससे भी उसको लिंक कर सकते हैं। देन इंडिया जो कंट्री है आपकी, स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, देन पिन कोड, उसके बाद आपका जो है वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपके पास ऑप्शन रहता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, पेंशनर्स है, अदर्स है, तो जो भी आपका है तो आप यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि आपका रिटर्न जो है वो आपकी आप ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं। तो इनकेस की जो भी ड्यू डेट है उस फाइनेंशियल ईयर की, तो उस ड्यू डेट से पहले अगर आपने भरा है तो 139(1) के अंडर आप भरेंगे, और अगर वो बिलेटेड है, अगर उसके बाद आप भरते हैं तो 139(4) के अंडर आप भरेंगे। और ये वाला जो कॉलम है इसको पहले नहीं था, क्योंकि जिनकी इनकम 2,50,000 से कम थी तो उनको यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं होती थी इनकम टैक्स रिटर्न। बट अब जो है इसमें नए कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए गए हैं कि जिसमें अगर ये चीज़ें आपकी हैं, अगर आपका एक्सपेंडिचर इन इन चीज़ों पर इतना इतना हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है, बेशक आपकी इनकम जो है वो साल भर में 2,50,000 से कम रही है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें यस करेंगे तभी जो है आपके ये कॉलम्स एक्टिव होंगे, अगर आप इसमें नो करेंगे तो ये कॉलम्स एक्टिव नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर इन केस की आपका जो है वो करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ से एक्सीड करता है, तो नॉर्मली जो है वो करंट अकाउंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रहता है, तो उसका तो उनके लिए इम्प्लीकेबल है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए इम्प्लीकेबल नहीं हो पाएगा ये। और इन केस की जो एक्सपेंडिचर है हमारा फॉरेन कंट्री टूर पे अगर जो है वो 2 लाख से ज़्यादा होता है तब आपको ये कॉलम फिल करना है, और इन केस की जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख से ज़्यादा रहता है तब हमें इस कॉलम को फिल करेंगे। और यहाँ पर जो है वो उसकी रिटर्न की डेट आती है कि इसकी ओरिजिनली अगर हमने भरी है तो किस डेट को भरी थी, क्या उसका रिसीट नंबर है, ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है हमारे को इसमें भरनी पड़ती है। और यहाँ पर ये प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, ये तो आपको लास्ट में फिल करना है, बाकी लास्ट में क्लिक करना है जब आपका कंप्लीट डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें वो हमने भर ली है, उसके बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है ताकि जो है वो आपका ड्राफ्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी थी वो सेव हो जाए। तो इसको सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो शेड्यूल आ जाता है वो नेक्स्ट शेड्यूल आ जाता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स का। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स इसमें क्या क्या भरना है हमने, इसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन रहती है भरने के लिए कि आपकी सैलरी जो कि ये सेक्शन 17(1) के अंडर जो है वो आप फॉर्म 16 में जो भी आपकी सैलरी है वो सैलरी इनकम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जितनी भी सैलरी है वो सैलरी इनकम यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे भरा है 5,55,000 जो हमने भरी है,
और इसमें जो भी परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो भी हमें मिले हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये जो ग्रॉस सैलरी है कुल मिला के वो सैलरी हमारी यहाँ पर इस कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भर रहे हैं तो थोड़ी सी अगर आप ध्यान देंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न को भरना हमारे लिए जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो आपको दिखाया हुआ है कि IUA प्लस IB प्लस 1C, तो ये आपका पार्ट बी का फर्स्ट है, फर्स्ट का A B C, तो ये फर्स्ट का A, फर्स्ट का B, फर्स्ट का C, इन तीनों को टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अगर कुछ कॉलम्स हम भर लेते हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट वाले, इनको आपको भरना पड़ता है, और जो कुछ ग्रेइश कॉलम्स है ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम इन वाइट कॉलम्स में भरेंगे, वाइट ब्लॉक्स में भरते हैं, तो उसके बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। देन कुछ नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, कुछ आपके अलाउंसेस हैं जिनको एग्जाम्पशन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 10, वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, कुछ इसमें दिए हुए हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके कुछ रहते हैं तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसकी जो अमाउंट जितनी भी क्लेम की जा रही है वो यहाँ पे आप इस कॉलम में भरेंगे। तो जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन का है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 में रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल, तो जो भी आपको एप्लीकेबल है अर्न लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट 10 सबसेक्शन 10 AA, तो वो यहाँ से हम जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपकी जो है वो नेट सैलरी जो है, जो भी उसके परक्विजिट्स हैं वो ऐड करने के बाद, अलाउंसेस माइनस करने के बाद कितनी उसकी नेट सैलरी बनती है। तो ये नेट सैलरी में आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है 1 - 2, तो 1 - 2 उसमें 1 क्या था आपका कि ग्रॉस सैलरी थी जो आपकी यहाँ पर दिखाई हुई थी, और सेकंड में जो भी अलाउंसेस आपके एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है उन एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को आपने फिल किया, और इसके बाद जो है वो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बाद 1 - 2 करने के बाद जो है वो इतनी सैलरी बचती है। देन ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई 16A में 50,000 की, और इसके अलावा अगर आपका कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया है, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और ये जो है डिडक्शंस कुल मिला के 4A 4B 4C, यानी कि 4A और 4B 4C, ये आपका 4A हो गया, 4B हो गया, 4C हो गया, तो इन तीनों को कुल मिला के जो है वो डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 16 क्लेम करेंगे। उसके बाद जो है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज आपके पास 3 - 4, ये कॉलम नंबर 3 का टोटल है, कॉलम नंबर 4 का टोटल है। इनका टोटल को माइनस करने के बाद हमारे पास इनकम आ जाएगी जो कि आपकी अंडर द हेड ऑफ सैलरीज जो है वो टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, कि अगर आपने लेट आउट किया हुआ है उसको तो उसमें जो रेंट रिसीव्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी की आ जाएगी। इन केस मैक्सिमम लोगों ने क्या होता है, सैलरीड पर्सन्स ने जो है उनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है और उन्होंने जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे किया होता है, लोन लिया होता है, लोन हाउस लोन, और उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे की होती है। तो जो भी हमने हाउस लोन लिया है उसकी जो इंटरेस्ट हमने पे किया है वो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो हाउस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है हमारा वो उसको हम यहाँ पर इस कॉलम में जो है वो चार्ज कर सकते हैं कि बैंक से उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका जो है वो लोन में से कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की है, कितनी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, और आपकी जो डिडक्शन है प्रिंसिपल अमाउंट हाउस लोन उसको आप जो है कवर कर सकते हैं 80C में क्लेम करते हैं। तो वो जो उसका सर्टिफिकेट है वो बैंक से हमें मिल जाता है, वो यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं जो भी अगर हमारा है, तो वो बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद जो है ये सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद जो है उसकी इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से। इन केस की जैसे हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, कोई रेंट रिसीव नहीं किया है, तो आपको जो है सिर्फ उसमें से डिडक्शन हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, आपकी इनकम जो है उतनी कम हो जाएगी जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। देन उसके बाद हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं कि आपकी जो है इनकम है, कोई सेविंग अकाउंट से है, कोई बैंक डिपॉजिट से है, इनकम टैक्स रिफंड की है, कोई फैमिली पेंशन है, या कोई इसके अलावा और कोई इनकम है। तो कि जो आपकी अदर रिसोर्सेज की इनकम है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी इनमें कवर होती है, मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट ही होता है, या फिर फैमिली पेंशन आ रही होती है, कोई इनकम टैक्स का रिफंड जो आपको मिला था उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो अगर आपकी है तो आप उसमें यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आपकी बनती है अदर सोर्सेज की, वो इनकम यहाँ पे आप लिख देंगे। इसमें कॉलम्स अगर जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कॉलम ऐड करते चले जाएंगे, तो उसमें जो है आपके पास जितनी भी इनकम है अलग अलग सोर्सेज से वो आप उसको यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं कि डिपॉजिट से इतनी थी, सेविंग अकाउंट से हम कह रहे हैं कि हमारी जो है वो इनकम इतनी आई है, तो वो इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये जो कॉलम है आपके, इसके बाद इसका टोटल जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि हमारी जिसमें से अब हमें जो है वो जो डिफरेंट डिडक्शंस माइनस करनी है ताकि हम जो है वो टैक्सेबल इनकम तक पहुंच सके। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो बन गई है। उसमें जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है B1, B2, B3। तो जो भी कॉलम हमारा, ये जैसे B3 का कॉलम है, ये आपका अदर सोर्सेज का कॉलम आ गया, और ये हमारा जो है वो B2 का था, हाउस प्रॉपर्टी का था। इसका टोटल कितना है, उसमें कितनी इनकम आपकी आई है, और यहाँ पे हमने कुछ भरा नहीं है तो इसलिए वो ब्लैंक है। और इसमें जो है वो ये इधर आपका B1 जो कि ग्रॉस सैलरी की इनकम थी, वो आपकी यहाँ पर जो है आ गई है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज इतनी आई है हमारे पास, B1 हो गया आपका। देन ये B2 का आ जाना था, यहाँ पे हमने नील रखा हुआ है, और ये आपका अदर सोर्सेज की इनकम, और इन तीनों को कुल मिला के जो है वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम बन गई। इसके बाद जो हमारा पार्ट सी है, दैट इज़ फॉर डिडक्शंस। अब हमने भरनी है पार्ट सी में जो भी डिडक्शंस हैं वो उसमें भरनी है। तो ये आपका जो असेसमेंट ईयर 2020-21 है, इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट ने दिया था आपको कि आपने अगर सेविंग्स जो है वो 31 मार्च से पहले आपको करनी थी प्रीवियस ईयर में, तो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपने जो है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक के बीच में भी आप सेविंग कर सकते थे। अगर आपने कुछ सेविंग उस पीरियड में की है तो आपको यस लिखना पड़ेगा कि कौन सी सेविंग्स की है, कितनी अमाउंट आपने उसमें सेव की है। और अगर आपने जो है 31 मार्च से पहले सेव कर लिया था तो आपको जो है ये भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने नो करना है। और जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं एटीसी में, एटीसीसी में, एटीसीसीडी में, जो आपकी पेंशन स्कीम के लिए है, एनपीएस के लिए है, तो वो डिफरेंट डिडक्शंस यहाँ पे बाय नेम कुछ लिखी हुई हैं, और वो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस डिडक्शन को आप यहाँ पर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इनकम भरनी होती है, अपनी जो है वो डिडक्शन की अमाउंट भरनी होती है, और ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो है वो कैलकुलेट कर लेता है कि उतनी अमाउंट अगर आपने डिपॉजिट की है, सेव किया है, या फिर किसी भी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसकी जो है वो फाइनल डिडक्शन आपको जो मिलेगी वो ऑटोमेटिकली इस कॉलम में आ जाएगी। तो अगर आपने जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर सेव कर लिया है, फॉर एग्जांपल एटीसी में हमारी लिमिट जो है वो 1,50,000 की है, और इन केस की आप जो है कहते हैं कि मैंने जो है वो 1,80,000 जो है यहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे डिडक्शन आपकी 1,50,000 की ही रहेगी। और अगर आपने जो है वो 1,50,000 से कम अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ है तो ये डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उतनी ही आएगी जितनी आपने उसमें सेव किया हुआ है। तो इस तरह से जो डिडक्शन जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं वो डिडक्शंस आप यहाँ आपने फिल करनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो वाइट कलर के कॉलम हैं ये आपको, ये ब्लॉक्स हैं, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, और ये जो ग्रे कलर के कॉलम्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम ने कैलकुलेट करने होते हैं और वो वहाँ से अपने आप फिल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिडक्शंस हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो ये जितनी भी डिडक्शंस आपकी बनती है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो टोटल डिडक्शंस की अमाउंट जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो ये डिडक्शंस, और ये आपके पास आ गया यहाँ पे लिखा हुआ B4 माइनस C1। तो B4 क्या था, ग्रॉस टोटल इनकम थी। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने टोटल डिडक्शंस माइनस कर दी हैं, तो हमारे पास जो है वो टैक्सेबल इनकम आ गई है, और इस इनकम के ऊपर जो है हमारे को टैक्स पे करना पड़ेगा। और इन केस की आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है और जो कि 5,000 रुपीज़ से एक्सीड करती है, तो वो भी आपको जो है अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी पड़ती है कि आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, तो या और कोई जो है एग्जाम्प्ट इनकम है, तो उस एग्जाम्प्ट इनकम को, या कोई स्कॉलरशिप है, कोई सुपर एन्युएशन फंड मिला है आपको, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की अमाउंट आपको मिली है, तो जो एग्जाम्प्टेड इनकम्स हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपकी जो है वो इतनी इनकम मिली है। बेशक वो टैक्सेबल नहीं है, बट आपको जो है उसको अपनी इनकम में बताना पड़ेगा। अब ये आपने जो इनकम यहाँ पर निकाल दी है टोटल इनकम, तो ये टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल इनकम पर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर ने जो है इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। तो इस पे कितना टैक्स बनता है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। इन केस की हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम रह जाती, अगर ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हमारी 5 लाख से कम होती, तो हमारा जो है ये रिबेट 87 रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 12,500 का आपको रिबेट मिल सकता है। वो तभी मिलेगा जब आपकी इनकम जो है वो लेस देन 5,000 रुपीज़ होगी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि 5,000 रुपीज़ से अगर कम रहती है तो इन केस की हमने यहाँ पर जो है वो सेविंग बढ़ा देते हैं हम अपनी। अगर हमने अपनी सेविंग्स को बढ़ा दिया, हमने यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर दिया, तो हम देख लेते हैं कितनी है हमारी अब ग्रॉस टोटल इनकम।
तो अब आप देख रहे हैं कि जो टैक्सेबल इनकम है 4,20,000 आ रही है, और 4,20,000 पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 8535 के अराउंड जो है वो टैक्स बनेगा, और इस टैक्स का इतना ही हमें जो है वो रिबेट मिल जाएगा। तो अगर जो है वो इनकम हमारी 5 लाख रुपीज़ 1 रुपीज़ भी हो जाती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट अगर लेस देन 5 लाख है तो टैक्सेबल इनकम, तो आपका जो है वो अगर 5 लाख रुपीज़ से कम है तो उतना आपको 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट मिल सकता है, और वो उसको जो है 87A में हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। फिर उसके ऊपर जो अभी आपका टैक्स बनता है, एजुकेशन का सेस बनेगा, टैक्स के ऊपर आपका 4% वो सेस कैलकुलेट होगा, फिर उसको कुल मिला के आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। और ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दैट इज़ फॉर एरियर्स की, आपके जो है वो कुछ एरियर्स हैं, कई बार आपको जो है वो कुल मिला के पिछले 5 साल का 10 साल का कुछ एरियर मिला है, उससे आपका इस साल की इनकम बढ़ जाती है, टैक्स का रेट बढ़ जाता है। तो अगर आप उसको सेटल आउट करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्लेम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 89 जो आप उसको रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं, और उसके लिए जो है वो 10E आपको फाइल करना पड़ता है। उसके लिए अलग से जो है वो 10E का फॉर्म आता है, जैसे हमने अभी डैशबोर्ड में देखा था, तो इनकम टैक्स रिटर्न का था, तो वहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म हमें भरने पड़ता है। तो इनकम टैक्स फॉर्म में आपके पास 10E का ऑप्शन आएगा। ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भर रहे हैं हम ITR 1, तो अगर आपको 10E भरना है तो ये फॉर्म 10E है, इसके लिए आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। देन बैलेंस आपके पास आ जाएगा जो भी रिलीफ लेने के बाद, और कि कितना टैक्स पे बनता है, और इन केस कि आपने जो है वो टैक्स डिले किया है, पे कम किया है, और आपका टैक्स ज़्यादा बनता है और आपने पे कम किया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, और उसको कुल मिला के जो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर जो है वो फाइनली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। देन ये टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है, नेक्स्ट शेड्यूल है टैक्स डिटेल्स का। तो टैक्स डिटेल्स में बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जो हमने टैक्स पे कर दिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जो हमने टैक्स पे किए हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो है TDS 1, इसमें क्या लिख रहा है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी एज पर फॉर्म 16, की जो सैलरी इनकम है उस सैलरी इनकम पे जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी होती है, कि टैन नंबर जो आपका डिडक्टर है उसका टैन नंबर आप डालेंगे, उसका नेम डालेंगे यहाँ पे, और कितनी इनकम जो है वो सैलरी से मिली है वो यहाँ पर, और कितना टैक्स वहाँ पर डिडक्ट हुआ है वहाँ यहाँ पर आप क्लेम करते हैं। और ये है TDS 2 का। इसमें ये डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल TDS 1, शेड्यूल TDS 2। इसमें अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ये रो ऐड कर सकते हैं, और इसकी सेकंड एम्प्लॉयर की डिटेल यहाँ पर आ सकती है। देन TDS 2 में क्या है कि आपका डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, की सैलरी से अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कोई इनकम रही है, उस इनकम पे टैक्स कटा है, जिसको हम जो है फॉर्म 16A जो है वो डिडक्टर उसके लिए इशू करता है। सैलरी इनकम के लिए फॉर्म 16 इशू किया जाता है, और अदर देन सैलरी के लिए जो फॉर्म 16A इशू किया जाता है। तो जिसने, जैसे आपकी कोई बैंक का इंटरेस्ट है तो बैंक इंटरेस्ट की आपकी इनकम है, तो उसमें किस बैंक का टैन नंबर आ जाएगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। देन उसका नाम आ जाएगा डिडक्टर का, कितनी अमाउंट उन्होंने आपको एज इंटरेस्ट पे की है, कितनी अमाउंट जो है वो उसको आप किस ईयर में वो डिडक्ट की गई थी, कितनी अमाउंट डिडक्ट की गई थी, और कितना आप उसको लिए इस साल के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आती हैं शेड्यूल की। और इसमें एक शेड्यूल में थर्ड पार्ट भी रहता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म C फर्निश्ड बाय द पेयर, कि आपने जो है इसमें हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहता है सैलरी इनकम के लिए। इसमें हमारे पास जो रेलिवेंट है दैट इज शेड्यूल IT, दैट इज डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, की इन केस की हमारा जो है वो TDS कम डिडक्ट हुआ है और हमारी जो है वो टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो उस केस में जो है हम यहाँ पर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे किया जा सकता है। तो जो आपने पेमेंट की है उसका एक BSR कोड आता है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, किस डेट को आपने डिपॉजिट किया था वो यहाँ पर आएगा, सीरियल नंबर ऑफ चालान उसका अपना एक सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आना है, और कितना टैक्स आपने जो है वो, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट का है या एडवांस टैक्स की फॉर्म में आपने जो है वो डिपॉजिट किया है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जब ड्यू होगी है तब आप जो है वो असेसमेंट ईयर के दौरान भर रहे हैं, और एडवांस टैक्स की आपने जो है वो प्रीवियस ईयर में ही जो है आप उसको फिल किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। और जैसा मैंने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है उसको आप सेव कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेव हो जाएगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है
दैट इज टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, कि इसमें क्या क्या टैक्स हमने पे कर दिया, टोटल टैक्स पेड कि कितना आपने टैक्स पे किया था, तो जो आपने इसमें क्लेम किया होगा यहाँ पर टैक्स डिटेल्स में कि कितना टैक्स आपने पे कर दिया है, या इस शेड्यूल में जो आपका पास था फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, 16 और फॉर्म 16A के अकॉर्डिंगली, या आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उनको कुल मिला के जो है वो कितना टैक्स आपने सेल्फ असेसमेंट का कितना है, एडवांस टैक्स आपने कितना पे किया है, TDS आपने कितना क्लेम किया है, और TCS कितना है, और कुल मिला के जो है आपका कितना जो है वो टैक्स आप पे कर चुके हैं, कितनी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, अमाउंट पेबल कितना है, एंड रिफंड कितनी अमाउंट आपके पास आने वाली है। तो ये जो टैक्स आपने पे करना है, टोटल टैक्स पेड, इसके लिए कह रहा है कि D12 का 1, 2, 3, 4 उन शेड्यूल्स का टोटल करना है, और अमाउंट पेबल D11 माइनस D12, तो D11 का जो टोटल होगा उसमें से D12 आप माइनस कर देंगे, तो आपका जो है वो अमाउंट पेबल और रिफंडेबल आ जाएगा, कि इन केस कि आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है और लाइबिलिटी आपकी कम बनती है, तो टैक्स रिफंड आ जाएगा आपके पास। और अगर जो है तो इसमें से एक ही कॉलम भरा जाएगा आपका D13 या D14, तो ये बता रहा है कि अगर D12 ज़्यादा है, D11 कम है, तब आपका रिफंड होगा, और अगर आपका जो है वो लाइबिलिटी ज़्यादा है और आपने पे कम किया है, तो उस केस में फिर आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो अदर इंफॉर्मेशन में आती है। अदर इंफॉर्मेशन में हमें क्या करना है कि बैंक की डिटेल्स हमारे पास पूछ लेता है कि अगर आपका जो रिफंड है वो रिफंड की अमाउंट किस बैंक में आनी है, तो आपको यहाँ पे बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर लिखना है, और इस अकाउंट में आप जो है वो रिफंड चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे क्लेम करना है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपका नाम, देन फादर्स नेम, देन किस कैपेसिटी में आप भर रहे हैं, आपका पैन नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आता है, प्लेस, देन डेट, ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं। उसके बाद जो है आप उसको रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उसको सबमिट करने के बाद वेरीफाई करना है आपने, तो वेरिफिकेशन करनी है, या फिर जो है आप उसको बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट को, तो ITR 5 उसका प्रिंट निकाल के आप इस एड्रेस पर भेज सकते हैं, और तब आपकी वो रिटर्न जो है वो फाइल्ड मानी जाती है। तो इसमें और भी कुछ शेड्यूल्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। शेड्यूल DI, ये तो आपका नया एंटर हुआ है कि इन केस की आपकी कोई सेविंग्स जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक के लिए आपने की हैं, वो भी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। शेड्यूल 80D में कि इन केस कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस का है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स आपकी यहाँ पर आएंगी, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स की या पेरेंट्स के जिसके लिए भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे भरेंगे। देन 80G में अगर आपने कोई ऐसी डोनेशंस दी हैं किसी को, तो वो जो डोनेशंस की अमाउंट है, किसको दी हैं आपने, कितनी डिडक्शन उसमें मिल सकती है, क्या एड्रेस है, क्या स्टेट का कोड है, कितनी अमाउंट आपने पे की है, और कितनी एलिजिबल अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल सकती है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड सबमिट का। तो जब आपने ये सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स भर ली हैं, तो ये जो बेसिक डिटेल्स जो हमें ज़रूरी होती हैं भरनी, उस पर ये रेड कलर का जो आपको एस्ट्रिक का साइन है, ये आपको भरना पड़ेगा, ये लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपको वो डिटेल भरनी पड़ेगी, तभी आपकी रिटर्न सबमिट होगी। तो ये जो 80G वाली है, ये फिल करनी ज़रूरी नहीं है। तो ये जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने भर दी, जहाँ पर भी एस्ट्रिक का साइन लगा होगा वो आपको डिटेल भरनी जरूरी है, उस कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इसके बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक फॉर्म का प्रीव्यू आपके पास आ जाता है, और फाइनली आप उसको चेक करने के बाद कि आपने सारी डिटेल्स सही भरी हैं, और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल सी इनकम टैक्स रिटर्न हम कैसे फाइल कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स हमने कौन कौन सी फिल करनी होती हैं, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। ओके, थैंक यू।